आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। क्या? प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में प्लेटो और अरस्तु यूनान के महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक थे। इसलिए वास्तविक रूप में यदि हमें राजनीतिक चिंतन को समझना हो तो प्लेटो और अरस्तु को समग्र रूप में समझना अति आवश्यक है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, मैंने प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित वीडियो इसलिए डाल रहा हूं जिससे कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों को आप ठीक प्रकार से समझ सके। हालांकि प्लेटो और अरस्तु से संबंधित ज्यादातर वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं, परंतु जैसा कि विद्यार्थी ने मांग की कि सर आप प्लेटो और अरस्तु की तुलना के आधार पर हमें समझाएं जिससे कि हम इन दोनों ही विचारकों को ठीक से समझ सकें, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं प्लेटो और अरस्तु का जो तुलनात्मक अध्ययन है आपको इस रूप में समझाऊंगा कि वास्तविक रूप में आप मात्र इस तुलना के आधार पर ही इन दोनों विचारकों के इन दोनों विचारकों के विचारों को, सिद्धांतों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटो और अरस्तु की तुलना करेंगे। तो ये बात तो क्लियर है कि जब दो विचारकों की, दो सिद्धांतों की तुलना की जाती है तो उसके अंतर्गत दो बातें होती हैं। क्या? कि उनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। मतलब समान तत्व कौन से हैं, असमान तत्व कौन से हैं। तो इन दो आधारों पर ही हम प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, तो सबसे पहले हम प्रारंभ कहां से करेंगे? ध्यान दें, एक विद्वान है सेलगन। क्या? सेलगन, नोट कीजिएगा, सेलगन क्या कह रहे हैं कि हम या तो प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या करें सेलगन कि हम या तो प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वास्तविक रूप में प्लेटो और अरस्तु के बाद में जितने भी राजनीतिक चिंतक आए हैं, जिन्होंने राजनीति के बारे में चिंतन किया है, वो या तो प्लेटो के अनुयायी रहे हैं या अरस्तु के। कैसे? जिन्होंने वास्तविक रूप में आदर्श की बात की है, कल्पना की बात की है, वो प्लेटो का अनुयायी रहा है, और जिसने यथार्थ की बात की है, तथ्यों की बात की है, वास्तविकता की बात की है, वो किसी न किसी रूप में अरस्तु के अनुयायी रहे हैं। तो वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो मार्ग दो ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। क्या? प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। उन्हें दोहरा रहा हूं, जो वास्तविक रूप में जो चिंतक कल्पना की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, वो प्लेटो के अनुयायी हैं, और जो यथार्थ की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, वास्तविकता की बातें करते हैं, विज्ञान की बातें करते हैं, वो किसके अनुयायी हो सकते हैं? अरस्तु के। क्लियर? इसका मतलब यदि हम प्लेटो और अरस्तु के विचारों को ठीक से समझ जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में जितने भी विचारक आए हैं उनको समझने में हमें कतई कोई परेशानी नहीं होगी। हम विश्वास के साथ आपको ये बात करें, मैं अपने 25 वर्ष के अनुभव के आधार पर वास्तविक रूप में कह सकता हूं कि इन दोनों विचारकों को यदि हम ठीक से समझ जाते हैं तो किसी भी विचार को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ विशेष प्रयास करूंगा कि कोई भी बात इसमें छूट ना पाए। ठीक है, सेलगन की बात होगी। अब देखो, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो इसके लिए एक विचारक और ले रहे हैं, एक विद्वान। क्या? मैक्सी। कितना अच्छा कह रहे हैं। मैक्स क्या कह रहे हैं इनके बारे में, दोनों के बारे में, कि राजनीतिक चिंतन में जहां प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों, क्रांतिकारियों तथा स्वप्नलोकवादियों के जनक हैं। क्या करें मैक्सी कि राजनीतिक चिंतन में जहां प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों, क्रांतिकारियों तथा स्वप्नलोकवादियों के जनक हैं, वहां अरस्तु यथार्थवादियों, विज्ञानवादियों, व्यवहारवादियों तथा उपयोगितावादियों का
जनक है। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब मैक्सी भी क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो आदर्श की बात करता है वह किसी न किसी रूप में किसका अनुकरण कर रहा है, प्लेटो को कर रहा है। जो यथार्थ की बात करता है किसका अनुकरण कर रहा है, अरस्तु का कर रहा है। इसका मतलब आदर्शवादी, कल्पनावादी और क्रांतिकारी तथा सपनोवादी के जनक कौन मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, प्लेटो को मान रहे हैं। कौन, मैक्सी। और यथार्थवादी की जो बात करते हैं, यथार्थवादी है, विज्ञानवादी है, व्यवहारवादी है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत व्यवहारवादी उपागम दिया गया है। यथार्थवादियों, विज्ञानवादियों, व्यवहारवादियों तथा उपयुक्तवादियों का जनक कौन, अरस्तु को बता रहे। कौन बता रहे हैं, मैक्सी। उपयुक्तवादी जैसा कि आगे चलकर हम आपको बताएंगे, इसके जनक कौन है, जेरेमी बेंथम। ध्यान दें, उपयोगितावादियों के जनक कौन है, जेरेमी बेंथम। तो इन मैक्सी का कहना है कि वास्तविक रूप में यथार्थवादी, विज्ञानवादी, व्यवहारवादी और उपयोगितावादियों का जनक कौन है, अरस्तु है। क्लियर। तो इसका मतलब मैक्सी की इस कोटेशन से भी ये बात स्पष्ट होती है कि जो भी चिंतक वास्तविक रूप में कल्पना की, आदर्श की बात करता है, आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है राज व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में, पुनः बोल रहा हूं, राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है, क्रांतिकारियों तथा स्वप्नलोकवादियों, जैसा कि आगे चलकर की यूटोपिया लिखी गई है सर थॉमस मोर की। ठीक है, सर थॉमस मोर की। स्वप्नलोकवादियों के जनक कौन मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, मैक्सी मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, प्लेटो को मान रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वप्न की कल्पना की बात करता है, आदर्श की बात करता है, क्लियर, वो किसका अनुयायी हो रहा है, प्लेटो का, उसका जनक मान रहे हैं। कि वास्तविक रूप में, फिर कह रहा हूं, आदर्श, कल्पना, क्रांतिकारी तथा स्वप्नलोकवादियों के जनक किसको मान रहे हैं, मैक्सी, प्लेटो को। और जो यथार्थ, विज्ञान, व्यवहारवाद और उपयोगितावाद की बात करता है, इसके जनक किसको मान रहे हैं, अरस्तु को। इसका मतलब फिर कह रहा हूं, मार्क दो ही हैं, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो कोटेशन होगी, सेल्गन की और मैक्सी की। हकीकत तो यह है कि यहीं तक ज्यादातर बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अब हमें इनकी तुलना करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान दें, अब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके लिए दो तत्व होगी, समान तत्व, असमान तत्व। नोट करें, समान तत्व, असमान तत्व। तो सबसे पहले तो देखिए, प्लेटो और अरस्तु में ऐसी कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल समान है, एक जैसी, एक जैसी बात कह रहे हैं। तो देखिएगा, समान तत्व क्या है, मतलब प्लेटो और अरस्तु एक जैसी बात कर रही है। सबसे पहला समान तत्व है, दोनों में समानता है, दोनों ही यूनानी परिस्थितियों की उपज है। क्या, प्लेटो और अरस्तु वास्तविक रूप में इन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो उस समय की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही इन्होंने अपने विचार दिए हैं। क्यों? क्योंकि इस समय वास्तविक रूप में यूनान के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो रही थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही राज्य, संपत्ति, परिवार, न्याय, शिक्षा इत्यादि के बारे में अपने विचार दिए। कहने का भावार्थ ये है कि उस समय की परिस्थितियों से ये दोनों ही प्रभावित हुए थे, प्लेटो और अरस्तु। वैसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों नहीं, बल्कि हम ये कहें कि दुनिया का चाहे कोई भी विचार क्यों ना हो, अपने समय की परिस्थितियों से, वातावरण से किसी न किसी रूप में प्रभावित होता ही होता है। तो ये बात इन दोनों पर भी लागू हो रही है। तो पहला क्या होगा, दोनों यूनानी परिस्थितियों की उपज है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, दूसरा समान तत्व क्या है, विचारों का आधार नगर राज्य। देखो, प्लेटो और अरस्तु वास्तविक रूप में जो इनका जो राजनीतिक विचारों का आधार है वो क्या है, नगर राज्य है। मतलब प्लेटो और अरस्तु के विचारों का आधार क्या है, सिटी स्टेट, नगर राज्य। इन्होंने नगर राज्य को श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन माना है, नगर राज्य को सर्वोत्तम राजनीतिक संगठन माना है, दोनों ने, प्लेटो और अरस्तु ने। इसलिए वास्तविक रूप में इन दोनों के विचारों का आधार क्या है, नगर राज्य। नोट कीजिएगा, यहाँ विशेषकर विद्यार्थियों द्वारा गलती की जाती है। तीसरा समान तत्व क्या है, दास प्रथा। देखो, ये बात तो ठीक है कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में दास प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा, मौन है, चुप है। मगर प्लेटो अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज में दास प्रथा को स्वीकार कर लेते हैं और अरस्तु भी दास प्रथा को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दास प्रथा के दोनों ही समर्थक थे, प्लेटो भी और अरस्तु भी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्लेटो रिपब्लिक में मौन है, द लॉज में दास प्रथा को स्वीकार कर रहे हैं और अरस्तु ने खुले रूप में स्वीकार किया है, कहां, इनकी पुस्तक द पॉलिटिक्स में। क्लियर। अगला समान तत्व है शिक्षा प्रणाली। क्लियर। देखो, प्लेटो ने भी और अरस्तु ने भी वास्तविक रूप में दोनों ने ही राज्य
नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की बात की है। और ये कहा है कि वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था में शिक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी सुधार भी किया जा सकता है। व्यक्तियों को नैतिक प्राणी बनाना हो तो वास्तविक रूप में शिक्षा के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। तो दोनों ने ये बातें कही हैं, इसलिए शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में भी दोनों में समानता है। पांचवा क्या है? शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है दोनों ने ही। क्या? शारीरिक श्रम करने वालों की उपेक्षा की है दोनों ने। समान तत्व कैसे? प्लेटो वास्तविक रूप में जब मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताता है, क्या क्या? विवेक, साहस, तृष्णा। ठीक, इन 3 तत्वों से 3 वर्ग बन जाते हैं, दार्शनिक शासक, सैनिक। ध्यान दें, दार्शनिक शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो अभिभावक वर्ग है वो ही वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करा, और उसमें भी केवल दार्शनिक शासक करेंगे, और उत्पादक वर्ग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब उत्पादक वर्ग केवल आर्थिक क्रियाओं से संबंधित कार्य करेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि शारीरिक श्रम करने वालों को इन्होंने उपेक्षित कर दिया कि राजनीति में सहभागी नहीं होंगे ये। क्लियर? क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो ये आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का पृथक्करण कर रहे थे। कौन? प्लेटो। इसी तरीके से अरस्तु ने भी शारीरिक श्रम करने की उपेक्षा की है। कैसे की है? क्योंकि इन्होंने कहा है वास्तविक रूप में नागरिक कौन है? नागरिक वो है जो विधि निर्माण और न्याय प्रशासन में भाग लें, बाकी सब गैर नागरिक है, जैसे महिला है, बच्चे हैं, मजदूर हैं, ठीक है, श्रमिक हैं, कारीगर हैं, इनको नागरिक नहीं माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक श्रम करने वाले दोनों ने उपेक्षा की है। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना है। अगला समानता क्या है? कानून का शासन। समझे, अब ये भी प्लेटो और अरस्तु में समान तत्व है। तो विद्यार्थी गलती करते हैं कि साहब रिपब्लिक में तो ऐसा नहीं कहा। हाँ, ये बात सत्य है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात की है, व्यक्ति के शासन की बात की है, बुद्धिमान व्यक्ति के शासन की बात की है, ज्ञानी व्यक्ति के शासन की बात की है। लेकिन इन्होंने, प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक दालॉस के अंतर्गत, ध्यान दें, अपनी अंतिम पुस्तक दालॉस के अंतर्गत कानून के शासन को स्वीकार कर लेता है। और वास्तविक रूप में अरस्तु अपने पुस्तक द पॉलिटिक्स के अंतर्गत कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, कानून के शासन की बात करता है। इसका मतलब चाहे वो अंतिम पुस्तक है प्लेटो की, लेकिन कानून के शासन की बात अंत में प्लेटो भी स्वीकार कर लेता है, और अरस्तु तो शुरुआत ही यहीं से करता है, कानून की सर्वोच्चता से। दोनों में समान तत्व हो गया। क्लियर? अगला क्या है? नागरिकता संबंधी समान तत्व। देखो ये बात ठीक है, प्लेटो ने नागरिकता को सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन ये बात भी तो सत्य है कि वास्तविक रूप में प्लेटो केवल जो संरक्षक वर्ग है, अभिभावक वर्ग है, मतलब दार्शनिक, शासक और सैनिक, अभिभावक वर्ग है, वही केवल राजनीतिक क्रियाओं में भाग ले रहा है, बाकी उत्पादक वर्ग राजनीतिक क्रियाओं में भाग नहीं ले रहा है। ठीक, अब अरस्तु भी क्या कर रहा है? अरस्तु वास्तविक रूप में नागरिक किसको मान रहा है? मतलब राजनीति में सहभागिता किसको दे रहा है? जो वास्तविक रूप में विधि निर्माण और न्याय प्रशासन से संबंधित क्रियाओं में भाग लेता हो। बाकी जैसे महिला है, बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, महिला है, बच्चे हैं, दास हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, शिल्पी हैं, इनको नागरिक नहीं मान रहा है। इसका तात्पर्य हुआ कि नागरिकता संबंधी भी इन दोनों में समानता है। ये विशेषकर विद्यार्थी गलती करते हैं, प्लेटो और अरस्तु को पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ तक उनको जानकारी नहीं हो पाती है। मैं इसलिए बार बार कर वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान दें। अगला क्या है? विशेषकर नेट, जेआरएफ, आईएएस और इसी के साथ में कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। अगला समानता क्या है? मिश्रित संविधान। देखो दोनों ने मिश्रित संविधान की बात की है, किसने? प्लेटो ने भी और अरस्तु ने भी। फिर कह रहा हूँ, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही मिश्रित संविधान की बात करते हैं। ये बात सत्य है कि प्लेटो मिश्रित संविधान की बात किसमें करता है? अपने उपादर्श राज्य के अंतर्गत। कहाँ? अपने उप आदर्श राज्य के अंतर्गत। जबकि अरस्तु अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स के अंतर्गत मिश्रित संविधान की बात करता है। अरस्तु ने तो वास्तविक रूप में मध्यम मार्ग के सिद्धांत की बात की है। किसकी बात की है? मध्यम मार्ग के सिद्धांत की। तो मध्यम मार्ग ये बीच का रास्ता अपना जा रहा है। तो ध्यान यहाँ कंपटीशन की दृष्टि से और विशेषकर राजनीतिक विज्ञान को ठीक से समझना चाह रहे विद्यार्थी ध्यान दें। मिश्रित संविधान कैसे? देखो प्लेटो ने किसका समन्वय किया है, किसका मिश्रण किया है? नोट करें, प्लेटो ने किया है राजतंत्र और जनतंत्र का समन्वय कर रहा है। मतलब इन दो तत्वों के ऊपर हम ये कहेंगे कि इन दोनों का समन्वय कर रहा है। किस किसका? कि राजतंत्र और
जनतंत्रीय शासन प्रणाली का समन्वय कर रहा है। ये तो कौन कर रहा है? प्लेटो। और अरस्तु किसका समन्वय कर रहा है? लोकतंत्र और धनिक तंत्र का। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। परंतु ये बात सत्य है कि दोनों ही मिश्रित संविधान की बात करते हैं। कौन? प्लेटो भी और अरस्तु भी। मगर प्लेटो कहाँ बात करता है? उपादर्श राज्य के अंतर्गत। ये जरूर ध्यान रखेंगे। मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक द लॉज के अंतर्गत बात स्वीकार की है, रिपब्लिक में ये बात स्वीकार नहीं की है। अगली बात, नैतिकता का प्रभाव। ये बात सत्य है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही नैतिक जीवन की बात करते हैं और दोनों ही ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में यदि व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसके लिए व्यक्ति को अच्छा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा। और अच्छा बनना पड़ेगा, इसका मतलब क्या बनना पड़ेगा? उसको नैतिक बनना पड़ेगा। उसे क्या बनना पड़ेगा? नैतिक बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। तो नैतिकता की बात को दोनों स्वीकार करते हैं। और उसके बाद में अंतिम समान तत्व क्या है? लोकतंत्र की उपेक्षा। ये बात सत्य है कि वास्तविक रूप में प्लेटो ने जब शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया था, हालांकि अरस्तु ने स्पष्ट रूप में किया, इन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं किया, वैज्ञानिक रूप में नहीं किया, काल्पनिक रूप में वर्गीकरण किया है, लेकिन यह बात तो सत्य है कि प्लेटो ने लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली माना है। उसी प्रकार से अरस्तु ने भी इसे निकृष्ट कोटि की प्रणाली माना है। जैसा कि छठा स्थान इसको दिया है, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने? भीड़ तंत्र। क्या नाम दिया है? भीड़ तंत्र। अतः हम कह सकते हैं क्या कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही लोकतंत्रीय प्रणाली की आलोचना की है, लोकतंत्रीय प्रणाली को बुरा माना है। जबकि हम आधुनिक समय में, आधुनिक दुनिया के अंतर्गत लोकतंत्रीय प्रणाली को सबसे अच्छी प्रणाली मानते हैं। आज विद्वान ये कहते हैं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। क्या कारण है कि प्लेटो जैसे महान दार्शनिक लोकतंत्र प्रणाली को सबसे घटिया मान रहे हैं और आधुनिक समय में लोकतंत्र प्रणाली को हम सबसे अच्छा मान रहे हैं? क्या इसके ऊपर हमें चिंतन मनन नहीं करना चाहिए? ध्यान दें, प्लेटो ने यह कहा था कि मत कोई ज्ञान नहीं होता है, जबकि आज वास्तविक रूप में निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर तो लिए जाते हैं। और प्लेटो कह रहे हैं कि मत कोई ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ जरूर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। न केवल भारतीय सरकार, बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी देशों की सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि प्लेटो और अरस्तु दोनों लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। प्लेटो ने तो सबसे निकृष्ट कोटि की प्रणाली बतलाया था, जबकि आधुनिक समय हम कह रहे हैं लोकतंत्र को विकल्प नहीं है, लोकतंत्रीय प्रणाली से अच्छी कोई प्रणाली नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें मनन करने की आवश्यकता है। इतना महान दार्शनिक, प्रथम राजदार्शनिक, वो इसके बारे में कह रहा है कि सबसे घटिया प्रणाली आज हम करें सबसे अच्छी प्रणाली है। तो प्लीज यहाँ पर सभी से मेरा विशेष आग्रह निवेदन है कि इस बिंदु के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। अब ध्यान दें, ये तो क्या होगा? समान तत्व। क्लियर? मतलब प्लेटो और अरस्तु में ये बातें एक जैसी पाई जाती हैं। होगी तुलना? अब ध्यान दें, अब देखो समान तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन विचारकों में कुछ बातें असमान भी होती हैं, अलग अलग बातें कहते हैं। तो प्लेटो और अरस्तु भी वास्तविक रूप में कुछ ऐसे विचार रख रहे हैं जो कि अलग अलग विचार हैं, जिनको कहेंगे हम असमान तत्व या इन दोनों में अंतर, इन दोनों के विचार में अंतर या असमान तत्व। ध्यान दें, समझना है इसको। पहला अंतर या असमान तत्व प्लेटो और अरस्तु में क्या है? ध्यान दें, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसको पूर्ण रूप में समझिएगा। प्लेटो और अरस्तु की कोई बात शेष नहीं रहेगी। आप आसानी से दोनों महान विचारकों को, महान राजनीतिक विचारकों को समझ जाएंगे। और ये दोनों को समझ गए, मैं फिर कह रहा हूं, इसके बाद में जितने विचारक आए हैं, संत थॉमस एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल इत्यादि जितने भी हैं, उन सभी को हम आसानी से समझ जाएंगे। नंबर एक असमान तत्व क्या है कि प्लेटो कल्पनावादी, अरस्तु यथार्थवादी। ये बात हमने यहाँ मैक्सी के शब्द में कह दी थी, पहले कहा था कि मैक्सी की कोटेशन से हम ज्यादातर बात स्पष्ट कर जाएंगे। क्या कि प्लेटो कल्पनावादी, अरस्तु यथार्थवादी। बात सत्य है कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक के अंतर्गत एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। उस आदर्श राज्य के अंतर्गत शासक कौन होगा? दार्शनिक राजा होगा। दार्शनिक राजा पूर्ण रूप में बुद्धिमान होगा। इसका मतलब प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात की है वह यथार्थ पर, अर्थात वास्तविक रूप में इस धरा पर कहीं भी उसको नहीं अपनाया जा सकता। स्वयं प्लेटो ने ये बात कही थी कि ऐसा राज्य तो कहीं स्वर्ग में ही मिल सकता है। तो प्लेटो तो केवल कल्पना की बातें करते हैं,
जबकि अरस्तु यथार्थवादी है, क्योंकि अरस्तु ये बात सत्य है कि अरस्तु आदर्श राज्य का चित्रण तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आदर्श की तरफ ही नहीं है, बल्कि इस तरफ है कि उस राज्य को यथार्थ में अपनाया जा सके, इस रूप में इन्होंने व्यवस्था की है। दूसरी बात क्या है कि अरस्तु ने जो अपने विचार दिए वास्तविक रूप में उस समय 158 नगर राज्यों के व्यवस्थाओं का, राज्य व्यवस्थाओं का ठीक से अध्ययन करने के बाद में वहां से हम ये कहेंगे कि 158 राज्यों से तथ्यों को एकत्रित करके उसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया था। अर्थात सबसे पहले उन्होंने तथ्य एकत्रित किए, उसके बाद में इन्होंने अवधारणाएं बनाई, अवधारणाओं से सामान्यीकरण किया और सामान्यीकरण से सिद्धांतों का निर्माण किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु क्या थे, यथार्थवादी थे, प्लेटो क्या, कल्पनावादी है। क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा अंतर क्या है, पद की संबंधी अंतर है दोनों में। प्लेटो की पत्ति क्या है, निगमनात्मक है, अरस्तु की पत्ति क्या है, आगमनात्मक है। देखो प्लेटो की पत्ति निगमनात्मक है, एग्जाम पूछ लिया जाता है। निगमनात्मक इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में निगमनात्मक के अंतर्गत सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ा जाता है। आगमनात्मक में क्या है, विशेष से सामान्य की तरफ बढ़ा जाता है, विशेष से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं। विशेष से सामान्य मतलब यहाँ पर तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे, उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण होगा। यहाँ पर पहले कल्पना कर ली जाती है, उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो प्लेटो की पद्धति क्या है, निगमनात्मक। नोट कीजिएगा, प्लेटो की पद्धति क्या है, निगमनात्मक। अरस्तु की क्या है, आगमनात्मक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष कर ध्यान दीजिएगा, और अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। तीसरा अंतर क्या है, प्लेटो अति मानव की खोज करता है और अरस्तु अति विज्ञान का अन्वेषक या खोज करता है। कैसे, वास्तविक रूप में प्लेटो, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत किसकी बात की है, दार्शनिक राजा के शासन की बात की है, एक बुद्धिमान व्यक्ति के शासन की बात की है। तो ये तो एक अति मानव की खोज कर रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्ण रूप में ज्ञानी हो, उसके ऊपर कोई संविधान नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वह पूर्ण रूप में संपन्न होगा, मतलब सर्वगुण संपन्न होगा। क्या होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इसकी तुलना एक डॉक्टर से की है। ध्यान दें, प्लेटो किसकी बात करता है, अति मानव की खोज करता है, और अरस्तु अति विज्ञान का अन्वेषक है। क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप में ये अपने सिद्धांतों का निर्माण किसके आधार पर करता है भाई, तथ्यों के आधार पर करता है। किसके आधार पर, तथ्यों के आधार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरस्तु ने अपने समय के 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए। इसलिए ये किसकी स्थापना करने चाह रहे हैं, अति विज्ञान की खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं, अति विज्ञान की खोज कर रहे हैं, साइंस। और ये किसकी खोज कर रहे हैं, अति मानव की। ये व्यक्ति के शासन की बात कर रहे हैं, ये विधि के शासन की बात कर रहे हैं। अगला चौथा अंतर क्या है, प्लेटो क्रांतिकारी, अरस्तु रूढ़िवादी। क्लियर है ये बात। कैसे, वास्तविक रूप में प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत वास्तविक रूप में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं, प्लेटो आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे प्लेटो एक क्रांतिकारी है। जबकि अरस्तु वास्तविक रूप में उस समय की परंपराओं को बनाए रखना चाह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने खुले रूप में दास प्रथा का समर्थन इसी आधार पर किया था कि नया प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्तमान जो व्यवस्थाएं उन्हें ही बनाए रखना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो क्रांतिकारी और अरस्तु रूढ़िवादी है। क्लियर। अगला पांचवा अंतर या असमान तत्व, दोनों के अलग अलग विचार। क्या, प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, वास्तविक रूप में प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात करते हैं। पूर्ण रूप में संप्रभु होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो क्या है, प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता की बात करते हैं और अरस्तु कानून की संप्रभुता की बात करते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता की बात करते हैं, दार्शनिक राजा के सिद्धांत के अंतर्गत। और क्या बात, यही तो है कि वास्तविक रूप में प्लेटो ज्ञानी व्यक्ति का शासन चाहते हैं, जबकि अरस्तु व्यक्ति के स्थान पर कानून की संप्रभुता चाहते हैं, कानून की सर्वोच्चता चाहते हैं, कानून का शासन चाहते हैं। क्लियर। अगला है राजनीति और नीति शास्त्र का संबंध। कितना महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक रूप में प्लेटो राजनीति और नीति शास्त्र के अंतर्गत कोई अंतर नहीं करते हैं, दोनों का एक साथ उल्लेख करते हैं, जैसा कि हम इनकी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत देखते हैं। हम जब रिपब्लिक को वास्तविक रूप में गहराई से पढ़ते हैं तो हमें बात स्पष्ट होती है, क्या राजनीति
शास्त्र और नीति शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने कोई पृथक्करण नहीं किया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक का जब हम अध्ययन करते हैं उसके साथ में जब हम अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत राजनीति और नीति शास्त्र का अरस्तु ने पृथक्करण कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि सबसे पहले अरस्तु ने राजनीति और नीति शास्त्र का पृथक्करण किया था, इस कारण भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। हमने स्वयं ने प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का गहराई से अध्ययन किया है। तो क्या कहेंगे हम, प्लेटो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में पृथक्करण नहीं कर रहा है, जबकि अरस्तु राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में पृथक्करण कर रहा है। सबसे पहले राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का पृथक्करण किसने किया था, अरस्तु ने ही किया था, ध्यान रखें। अगला अंतर क्या है, प्लेटो, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दे। मैं तो ये कहना चाहूंगा प्लेटो और अरस्तु को समग्र रूप में समझना तो ये एक बिंदु पर्याप्त है। क्या, प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विराट रूप मानते हैं। क्या, प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विराट रूप मानते हैं। जैसा कि स्वयं प्लेटो ने कहा है, क्या कहा है सुनिए, कि राज्य ना तो ओक के वृक्षों से जन्मा है ना चट्टानों से जन्मा है, बल्कि राज्य तो व्यक्ति का ही विराट रूप है। इसलिए तो भाई प्लेटो मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताते हैं। पहले विवेक, साहस, तृष्णा। इन 3 तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बनते हैं, 3 वर्ग बनते हैं। अब इसलिए ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में यदि आपको राज्य को समझना है तो सबसे पहले व्यक्ति को समझिएगा। किसको समझिएगा, व्यक्ति को, अर्थात मानवीय आत्मा के 3 तत्वों को समझिएगा। अतः आप ध्यान रखेंगे प्लेटो क्या करें कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, व्यक्ति का विराट रूप है, ठीक है। इसलिए उन्होंने विवेक, साहस, तृष्णा मतलब मानवीय आत्मा के 3 तत्व बता रहे। 3 तत्वों से 3 वर्ग बन रहे हैं, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। कौन कह रहे हैं ये बात, प्लेटो। अब अरस्तु क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा सा अंतर है। क्या, अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है। नोट करें, राज्य परिवार का विराट रूप है। कैसे, क्योंकि उन्होंने कहा है, स्वयं ने कहा है राज्य के विकास उत्पत्ति के अंतर्गत कि परिवार से ग्राम, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर, राज्य। अगर हम इसको दूसरे रूप में कहें तो वास्तविक रूप में परिवार में कौन होते हैं, पति, पत्नी, संतानें। इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर, राज्य अस्तित्व में आते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राज्य परिवार का विराट रूप है। कौन कह रहे हैं, अरस्तु। प्लेटो क्या कह रहे हैं, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो भाई हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, वास्तव में यदि हमें आज पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक से समझना है तो भाई सबसे पहले हमें व्यक्ति को समझना होगा, परिवार को समझना होगा। यदि व्यक्ति और परिवार को हम ठीक से समझ जाते हैं तो राज्य को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। कितनी महत्वपूर्ण बात है एग्जाम की दृष्टि से भी, और वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों और सामान्य पाठकगण जो कि राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मैं यहाँ पर वास्तविक रूप में सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे विद्यार्थियों, चाहे सामान्य पाठकों, चाहे राजनेताओं, विधायकों, कोई भी क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में ये बातें उनके काम आने वाली हैं। अगला, संपत्ति और परिवार के साम्यवाद संबंधी अंतर। ध्यान दें, प्लेटो ने वास्तविक रूप में अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात की है। कैसे, इन्होंने दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार से अलग रखा है। अर्थात प्लेटो ने कहा है कि संरक्षक वर्ग को, अभिभावक वर्ग को, संरक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग का मतलब कि प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताए हैं, दार्शनिक, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, इसमें से केवल जो ये दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है इनको अभिभावक वर्ग कहा है। क्या कहा है, इन दोनों को एक नाम दिया है, अभिभावक या संरक्षक वर्ग। तो वास्तविक रूप में प्लेटो अभिभावक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रखता है। कंचन, कामिनी मीन्स, कंचन मीन्स सोना, संपत्ति, कामिनी मीन्स महिला। इसका मतलब यह है कि प्लेटो संरक्षक वर्ग को संपत्ति और परिवार से अलग रखता है, ठीक है। जबकि अरस्तु ऐसा नहीं करता है। अरस्तु इसमें संशोधन कर देता है और संपत्ति और परिवार रखने की छूट दे दी जाती है। किनको, नागरिकों को। किनको, नागरिकों को। तो भाई एक अंतर ये हो गया। अगला अंतर क्या है, प्लेटो काल्पनिक आदर्श
राज्य का प्रतिपादन करता है। क्या? प्लेटो काल्पनिक आदर्श राज्य का चित्रण करता है, वर्णन करता है। अर्थात वास्तविक रूप में प्लेटो जो अपने आदर्श राज्य का चित्रण करें, वर्णन करें, तो उनकी इस बात से कतई कोई लेना देना नहीं है कि ये आदर्श राज्य यथार्थ में अपनाया जा सकता नहीं। वो तो केवल आदर्श के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं। हम कह सकते हैं इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि वो आदर्श ही क्या है जिसे मानव जाति प्राप्त कर ले। तो प्लेटो ने तो मानव जाति के सामने वो आदर्श रखा है जिसको कि मानव जाति कभी प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए हम कहेंगे कि प्लेटो काल्पनिक आदर्श राज्य का प्रतिपादन करता है, जबकि अरस्तु व्यवहारिक राज्य का प्रतिपादन करता है। अर्थात अरस्तु वास्तविक रूप में जब अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है तो वहां पर वो देखता है कि केवल काल्पनिक रूप में ही चित्रण न किया जाए, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं की जाए, ऐसा कुछ कहा जाए। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि ऐसी सामग्रियां दी जाएं, ऐसी सामग्रियों को उल्लेख किया जाए जिनका कि व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जा सके, जिनको कि व्यवहार में अपनाया जा सके। तो अरस्तु ने अपना जो आदर्श राज्य का चित्रण किया है वास्तविक रूप में व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखते हुए किया है, इसलिए यह भी एक अंतर बन जाता है। और अंतिम अंतर ध्यान दीजिएगा प्लीज, अंतिम अंतर जो दोनों में क्या है? राज्य की एकता में विविधता। देखो प्लेटो वास्तविक रूप में पूर्ण एकता की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूर्ण एकता की बात कर रहे हैं, जबकि अरस्तु ये कह रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत पूर्ण एकता नहीं हो, बल्कि राज्य के अंतर्गत विविधता में एकता होनी चाहिए। क्या? विविधता में एकता होनी चाहिए। ये हो गए प्लेटो और अरस्तु के असमान तत्व। ठीक है, तो ध्यान दें, वास्तविक रूप में प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों को हमें ठीक से समझना हो, इन दोनों महान राजनीतिक चिंतकों को ठीक से समझना हो, तो इनके समान तत्व और असमान तत्वों की जब हम समझ जाते हैं तो कोई बात शेष नहीं रहती है। मैं कह रहा हूं कि सभी प्रकार के सभी प्रकार के सिद्धांत इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। उन सिद्धांतों को हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अब अंत में मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ कि वास्तविक रूप में यहाँ सेबाइन की कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ में क्या कि अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है। कितनी महत्वपूर्ण बात करें सेबाइन, क्या कि अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य, मतलब अरस्तु जिस आदर्श राज्य की, जिस सर्वोत्तम राज्य की बात कर रहे हैं वो प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है। कैसे? मतलब प्लेटो ने जो अपना उप आदर्श राज्य दिया है, क्या प्लेटो ने अपने पुस्तक डायलॉग्स के अंतर्गत जो उप आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है उसे ही अरस्तु स्वीकार कर लेता है और वही अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में एक विद्वान और हैं सिनक्लेयर, वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्लेटो जहां अपनी बात का समापन करता है, अरस्तु वहीं से अपनी बात का प्रारंभ करता है। जिसका मतलब ये होगा कि प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक डायलॉग्स के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए हैं वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में अरस्तु ने उन्हीं सिद्धांतों का अनुकरण किया है। ये हो गया प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। प्लीज ध्यान दें, अगली जो हमारी वीडियो हो उसका आपको मालूम हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।